नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट सिल्वर स्टैकर यहाँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यह सभी चांदी के स्टैकरों के लिए एक चेतावनी है। चांदी के बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और हमने अभी तक चांदी की कीमतों में इसका प्रभाव नहीं देखा है, लेकिन बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसका बहुत कुछ रूस द्वारा चांदी के संबंध में की गई हालिया घोषणा से संबंधित है। यह इस कीमती धातु के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एसडी बुलियन 2024 जीवन का पेड़ चांदी के सिक्कों का एक बड़ा बॉक्स दे रहा है? आज ही sdbullion.com पर साइन अप करें। ठीक है, तो चांदी में जो बड़ा बदलाव हमने अभी देखा है वह यह है कि रूस ने घोषणा की है कि उनका राज्य कोष चांदी खरीदना शुरू करेगा। हम जानते हैं कि वे सोना खरीद रहे हैं। सभी ब्रिक्स देशों ने वर्षों से सोने का भंडार बढ़ाया है, विशेष रूप से 2022 के बाद आर्थिक युद्ध और प्रतिबंधों के चलते। सोना उन संपत्तियों में से एक है जिसे आप रिजर्व में रखें। इसमें प्रतिपक्ष जोखिम नहीं होता। यह आपको जोखिम में नहीं डालता है कि आपके संपत्तियों को उसी तरह से फ्रीज किया जाए जैसे रूस के डॉलर और यूरो में नामित संपत्तियों को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फ्रीज किया गया था। लेकिन यह पहली बार है जब रूस ने चांदी खरीदना शुरू किया है। यरूशलम पोस्ट के अनुसार वे अगले वर्ष अपने राज्य कोष के लिए 1.5 अरब रूबल मूल्य के कीमती धातुओं की खरीद करने जा रहे हैं। और यह केवल चांदी नहीं है, बल्कि यह प्लैटिनम, पैलेडियम और कुछ कीमती पत्थर भी हैं जो विभिन्न प्रकार की कठिन संपत्तियां हैं। मेरा मतलब है, मूल रूप से वे अपने राज्य कोष में धातुओं को विविधता दे रहे हैं। वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद इसलिए कि सोना बस बहुत महंगा हो गया है। शायद इसलिए कि रूस समझता है कि चांदी वास्तव में एक मौद्रिक धातु है। मेरा मतलब है, यहाँ बड़ा परिवर्तन यह है कि चांदी, जबकि मानव इतिहास के अधिकांश समय में इसे धन के रूप में देखा गया है, इसका उपयोग धन के रूप में किया गया है, इसे सिक्का बनाया गया है और इसे रिजर्व में रखा गया है। इतिहास के अधिकांश समय के लिए चांदी को सोने के सापेक्ष आज की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर मूल्यवान माना जाता था। सदियों से दुनिया ने चांदी और सोने के बीच 16 या 15 से 1 के अनुपात में एक वास्तविक द्विमेटल प्रणाली के तहत काम किया। हालांकि हाल के वर्षों में चांदी वास्तव में केवल एक औद्योगिक धातु बन गई है और चांदी की औद्योगिक खपत निश्चित रूप से इतनी बढ़ गई है कि अब जमीन के ऊपर चांदी की आपूर्ति वास्तव में सोने की तुलना में कम है। क्योंकि हाँ, जमीन से अधिक चांदी निकाली जाती है बनाम सोना। चांदी पृथ्वी की परत में सोने की तुलना में अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसका भी उपयोग होता है। लगभग सभी सोना जो कभी पृथ्वी से निकाला गया और खनन किया गया है, वह किसी न किसी रूप में जमीन के ऊपर अभी भी मौजूद है, चाहे वह आभूषण हो, बार हो, कला में शामिल हो या कुछ और। यह पुनर्प्राप्त करने योग्य है, जबकि बहुत सारी चांदी सौर पैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाई जाती है और यह पूरी तरह से अप्राप्त करने योग्य रूप में लैंडफिल में समाप्त हो जाती है। और यही तरह से चांदी को देखा गया है जैसे कि यह वह चीज है जिसका आप उपयोग करते हैं। एक सेल फोन या एक चिकित्सा उपकरण, चांदी हजारों अनुप्रयोगों में उपयोग होती है, फिर आप इसे फेंक देते हैं और कीमत दर्शाती है। चांदी की कीमत लगभग $31 प्रति औंस है। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब एक और अधिक कम मूल्यांकित संपत्ति का नाम लेना मुश्किल है। शायद प्लैटिनम इस दौड़ में हो सकता है, लेकिन प्लैटिनम के पास चांदी की तरह मौद्रिक धातु के रूप में इतिहास नहीं है। और यही इस बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है ना? रूस चांदी क्यों खरीद रहा है? खैर, यह शायद इसलिए है क्योंकि वे इसे एक मौद्रिक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प है कि रूस के राज्य कोष से चांदी खरीदने की इस घोषणा का समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लगभग 1 महीने पहले है, जो रूस में आयोजित किया जा रहा है। रूस इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और एजेंडे में नए वित्तीय संस्थानों, शायद एक नई मुद्रा इकाई का मुद्दा है जो सोने से जुड़े होने की अफवाह है। और इस बैठक से 1 महीने पहले वे पहली बार चांदी खरीदना शुरू करते हैं। और यह जो दर्शाता है वह यह है कि दुनिया शायद एक बार फिर चांदी को एक मौद्रिक संपत्ति के रूप में देख रही है। अब यह तथ्य कि चांदी को मौद्रिक धातु से हटा दिया गया इतिहास का दुर्घटना था। इसका वास्तव में संबंध आइजैक न्यूटन से था। इंग्लैंड के बैंक का संचालन कर रहे थे और उन्होंने चांदी के लिए कृत्रिम मूल्यांकन को बदल दिया। उन्होंने इसे सही तरीके से नहीं सेट किया। तो जो हुआ वह यह था कि 18वीं सदी के दौरान चांदी का अधिकांश भाग इंग्लैंड से बाहर चला गया।
और इससे इंग्लैंड को मूल रूप से एक वास्तविक सोने के मानक पर रखा गया। और फिर ब्रिटिश साम्राज्य, जो दुनिया में सबसे बड़ा था, अगले 100 वर्षों के दौरान 19वीं सदी के मध्य तक सभी प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने अपने द्विमेटल मानकों को छोड़ दिया और सोने का मानक अपनाया। और फिर अमेरिका ने भी 1873 में ऐसा ही किया। 1873 का सिक्का अधिनियम ने डॉलर को केवल सोने के रूप में परिभाषित किया, जो सोने के मानक पर आधारित था और इसमें चांदी का कोई उल्लेख नहीं था। इसे 1873 का अपराध कहा जाता है। यह चांदी का विमुद्रीकरण था। अब जिस कारण से हमारे सिक्कों में चांदी अभी भी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस तारीख के बाद के चांदी के डॉलर, यह अमेरिका में चांदी के खनिकों को किए गए समझौतों से बहुत कुछ संबंधित था। हमने अभी भी अपनी मुद्रा में चांदी को शामिल किया, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे विमुद्रीकरण किया गया। और अब यह लगभग 2 शताब्दियों बाद है। चांदी के विमुद्रीकरण के बाद अब रूस पहली बार चांदी को एक आरक्षित मौद्रिक संपत्ति के रूप में खरीद रहा है। अब 1.5 अरब रूबल ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि यह लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, थोड़ा ऊपर नीचे। और यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से सभी चांदी की खरीद में नहीं जा रहे हैं। यह, आप जानते हैं, विभिन्न कीमती धातुओं की खरीद है। जैसे मैंने उल्लेख किया, वे प्लैटिनम और पैलाडियम भी खरीद रहे हैं। आप जानते हैं, यह सब चांदी की ओर नहीं जा रहा है और इसलिए ये शायद चांदी की कीमत पर किसी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं, यह पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। बेशक ध्यान रखें कि चांदी का विश्व स्तर पर वार्षिक उत्पादन पूरा है। यह केवल लगभग 31 अरब डॉलर का मूल्यवान है। हम हर साल लगभग 1 अरब औंस चांदी का खनन और पुनर्चक्रण करते हैं और $31 प्रति औंस पर 31 अरब डॉलर। इसलिए यह खरीदारी की एक पूरी तरह से तुच्छ राशि नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया भर के राष्ट्र, केंद्रीय बैंक, राज्य कोष, वे शायद चांदी को फिर से एक मौद्रिक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं, न कि केवल एक औद्योगिक धातु के रूप में। और वास्तव में यह चांदी के लिए एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। वास्तव में इतना कि मुझे लगता है कि चांदी, जो अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु है और वास्तव में इसकी महत्वता बढ़ रही है। आप जानते हैं, जैसे जैसे हम 5G, AI, स्मार्ट ग्रिड और सभी उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों की ओर बढ़ते हैं, चांदी के लिए औद्योगिक खपत बढ़ रही है। यदि चांदी को पुनर्मुद्रीकरण किया जाता है तो यह 21वीं सदी की महत्वपूर्ण संपत्ति बन सकती है। अगर आप इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो हर सदी में एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। 19वीं सदी में यह कोयला था, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और भाप शक्ति सब कुछ चला रही थी। आपको अपनी नौसेना या उद्योग चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी। फिर 20वीं सदी में यह ध्यान तेल की ओर मुड़ गया। हम सभी जानते हैं कि तेल कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए युद्ध लड़े गए हैं। जैसे जैसे उच्च तकनीकी औद्योगिकीकरण हुआ और ऑटोमोबाइल सामान्य हो गए, आपको बहुत सारा तेल चाहिए था। खैर, इस सदी में ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आपको उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सैमसंग द्वारा अपने नए ठोस राज्य बैटरी की घोषणा करना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति लाने जा रही है, और वे 2027 में इन चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं। केवल 3 साल बाद यह बैटरी की उम्र बढ़ाने और इसे बहुत तेजी से चार्ज करने के लिए चांदी कार्बन सामग्री का उपयोग करती है। और आप जानते हैं, चांदी इन उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि यह चीजें 21वीं सदी का मुख्य रणनीतिक संसाधन बन सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसे केवल पुनर्मुद्रीकरण किया जाता है और राज्य निधियों और केंद्रीय बैंकों जैसी संस्थाएं इसे एक आरक्षित संपत्ति के रूप में जमा करना शुरू कर देती हैं, तो आपने सोने के साथ क्या हुआ है देखा है। ब्रिक्स देशों, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों, चीनी, रूसियों और भारत में वे सोना खरीद रहे हैं। इसने सोने की कीमत को नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। आज सोने ने अपने पिछले रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गया। यह 26 तक ऊंचा गया। 85, मुझे लगता है कि यह एक नए रिकॉर्ड के लिए एक नए सर्वकालिक इंट्राडे उच्च से केवल कुछ पैसे दूर था। इसलिए आप जानते हैं कि इसने सोने की कीमत को नए नाममात्र उच्च स्तर तक पहुंचा दिया है। हालांकि हमने अभी तक पिछले मुद्रास्फीति समायोजित उच्च स्तर को नहीं तोड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि सोने के पास और भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन आप जानते हैं, अगर चांदी को फिर से मुद्रा में लाया जाता है तो आप जानते हैं कि मैंने कैसे उल्लेख किया कि जमीन के ऊपर चांदी की मात्रा सोने की तुलना में कम है और चांदी की
आपूर्ति वास्तव में हर साल घट रही है। उद्योग इसका अधिक उपयोग कर रहा है जितना हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, और यह कुछ समय के लिए नहीं बदलने वाला है। आपको चांदी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च कीमतें चाहिए ताकि चांदी के बाजार को घाटे से निकाला जा सके। हम पिछले 4 वर्षों से 100 मिलियन 200 मिलियन ऑन्स के घाटे में हैं, और फिर औद्योगिक उपयोग तेज हो रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ये बैंक चांदी की एक बहुत सीमित आपूर्ति का पीछा करना शुरू कर दें, जो एक मौद्रिक संपत्ति के रूप में है। खैर, यह चांदी के स्टैकरों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि यदि वह घटना होती है, यदि पीबीओसी या भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा कोई घोषणा की जाती है, या शायद कोई सामूहिक ब्रिक्स संगठन हो जो संपत्तियों और भंडारों को रखता है, या शायद पश्चिमी केंद्रीय बैंक भी समझदारी दिखाएं और इस सामान को इकट्ठा करने की कोशिश करें। यह चांदी के बाजार के कार्य करने के तरीके में एक अद्भुत बदलाव होने जा रहा है। मेरा मतलब है, यह चीजें दशकों से मौद्रिक धातु नहीं रही हैं, और अब अगर इसे एक के रूप में देखा जाने लगे तो स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप जानते हैं, पहले जमीन के ऊपर चांदी के विशाल भंडार थे। सरकार के पास बड़े चांदी के भंडार थे। अब वे सभी बेचे जा चुके हैं, वे सभी चले गए हैं। इसलिए यदि केंद्रीय बैंक और राज्य चांदी को मौद्रिक संपत्ति के रूप में, एक रिजर्व के रूप में अधिग्रहित करना शुरू करते हैं, तो इसकी कीमत को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचाने की क्षमता है, न केवल नाम मात्र के संदर्भ में बल्कि वास्तविक संदर्भ में भी। और चांदी के लिए आपके पिछले मुद्रास्फीति समायोजित उच्च स्तर $200 प्रति औंस से ऊपर है। तो अपेक्षाकृत कम समय में चांदी के 3 अंकों की बात कर सकते हैं, और इसीलिए मैं सच में ऐसा सोचता हूं, और यह कोई वित्तीय सलाह नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप चांदी में जो भी स्थिति रखना चाहते हैं उसे जल्द से जल्द प्राप्त करें। मुझे पता है कि पिछले वर्ष में चांदी की कीमत काफी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यह पिछले 2 वर्षों में 50% से अधिक बढ़ी है, लेकिन फिर भी यह अन्य संपत्तियों की तुलना में बहुत कम मूल्यांकित है। और देखो, मैं अभी भी चांदी जमा कर रहा हूं। मैंने अभी एसडी बुलियन से कुछ और जंक चांदी खरीदी है, और मैं बस ये वीडियो बनाना चाहता था ताकि आपको यह बता सकूं कि अगर आप अन्य फंडों और केंद्रीय बैंकों से चांदी खरीदने की घोषणाएं देखना शुरू करते हैं, तो अगर आपके पास कुछ चांदी हासिल करने की योजना है तो आपको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। तो खैर, मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। सभी का धन्यवाद, सुरक्षित रहें और स्मार्ट चांदी के स्टैकर की तरह खुश रहें।